तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है पहले वो समझो। देखो ये दो सेल हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये तो टू सेल्स, ये इनके EMF E1 E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, ये पैरेलल जा रहे हैं। इनको यहाँ पर कनेक्ट किया गया है A पॉइंट से, यहाँ पे B पॉइंट से। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे कॉम्बिनेशन में जिसमें करंट अलग अलग हो, सीरीज में करंट सेम होती है और इसमें करंट अनइक्वल होती है, तो अनइक्वल करंट फ्लोज थ्रू द सेल्स, देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक बात याद रखना, पोटेंशियल ड्रॉप दोनों पे सेम होता है। जब हम इसको मान लो आउटर सर्किट से कनेक्ट कर देंगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा वही यहाँ पर होगा। दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रही है वो अनइक्वल है। तो इतना ध्यान रखना। क्लियर है? ये आपको डेफिनेशन नोट्स में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, यूज फर्स्ट ब्रांच। पहले मैं फर्स्ट ब्रांच का यूज कर रहा हूं। फर्स्ट ब्रांच ये है, सेकंड ब्रांच ये है। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है। फॉर्मूला मुझे पता ही है, E = V + IR था, तो V = था E - IR। ये हम पिछले वीडियो में, 2 वीडियो में ये फॉर्मूला देख चुके हैं। ये EMF का फॉर्मूला है, E = V + IR, और V क्या होता है, E - IR। तो यहाँ से V की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, VAB। V की जगह क्या लिख दिया, VAB। अब मैं फर्स्ट ब्रांच का यूज करके VAB निकाल रहा हूँ। VAB फर्स्ट ब्रांच से भी निकल सकता है, सेकंड ब्रांच से भी निकल सकता है। तो फर्स्ट ब्रांच से E की जगह तो E1 आ जाएगा, और माइनस I की जगह I1 करंट फ्लो हो रही है इस ब्रांच में। ये क्या है, टोटल करंट यहाँ से जाती है और यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये सेल I1 करंट फ्लो कर रहा है और ये I2, अलग अलग करंट, और ये दोनों यहाँ पर ऐड होके I हो जाती है। फिर ये इधर से आके वापस I आती है, इधर से ये वापस I1 I2 में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरीके से दोनों सेल अलग अलग करंट फ्लो करते हैं। तो E1 माइनस फर्स्ट सेल्स में I1 करंट है, I1 फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट ब्रांच का यूज करने पर E1 माइनस I1 और ये R1, ये इक्वेशन बन गई। इधर से मैं अब इस I1 R1 को यहाँ पे ले लूंगा, पॉजिटिव कर दूंगा, E1 माइनस VAB, और यहाँ से I1 आ जाएगा E1 माइनस VAB अपॉन R1, और इसको मैं लिख दूंगा E1 अपॉन R1 माइनस VAB अपॉन R1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो मैंने करंट I1 को फाइंड कर लिया, यहाँ से फॉर्मूला आ गया I1 का, E1 अपॉन R1 माइनस VAB अपॉन R1। इसी तरीके से अब मैं सेकेंड ब्रांच का यूज करूंगा, यूज सेकेंड ब्रांच। तो सेकेंड ब्रांच के यूज करने पर VAB कितना आएगा, अब E2 माइनस I2 R2, और इसी को फिर मैं I2 R2 फाइंड करूंगा यहाँ से। तो E2 माइनस VAB, और I2 हो जाएगा E2 माइनस VAB अपॉन R2, और ये हो जाएगा E2 अपॉन R2 माइनस VAB अपॉन R2। तो ये दोनों इक्वेशन एक तरीके से निकलती हैं। ध्यान रखना, बस इसमें ब्रांच अलग अलग यूज करते हैं। एक बार फर्स्ट ब्रांच को यूज करते हैं और एक बार सेकेंड ब्रांच को यूज करते हैं। इस तरीके से दो ये इक्वेशन अलग अलग हो जाती है आपके पास। अब ये आ जाने के बाद मैं सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रिक करंट निकालूंगा। टोटल इलेक्ट्रिक करंट बस डेरिवेशन है, अब कुछ नहीं है। टोटल I है, तो I किस किस से मिलकर बनी, I1 और I2 से। तो I = क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2। I1 और I2 की वैल्यू यहां से डाल देंगे। तो I1 का क्या है, E1 अपॉन R1 माइनस VAB अपॉन R1, ये I1 की वैल्यू होगी, प्लस I2 का ये रहा फॉर्मूला, E2 अपॉन R2 माइनस VAB अपॉन R2, ये हो गया I1 I2 की वैल्यू डाल दी हमने। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। I = E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इनको मैंने साथ में लिख दिया। इन दोनों में से माइनस VAB कॉमन आ रहा है, देख लो आप, माइनस VAB यहाँ भी है, माइनस VAB यहाँ भी है,
तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, वन वी ए बी कॉमन ले लिया, 1/r1 प्लस 1/r2, ये यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा। I इज इक्वल टू इसमें से एलसीएम आ जाएगा r1 r2 और यहाँ पे बचेगा e1 r2 प्लस e2 r1। r1 r2 एलसीएम ले लिया है, अब r1 तो है ही तो r2 इसके साथ आ जाएगा और इधर r2 है तो r1 इसके साथ आ जाएगा। माइनस वी ए बी, r1 r2 एलसीएम ले लेंगे, r2 प्लस r1। अच्छा r2 प्लस r1 है ना, r2 प्लस r1, इसको मैं r1 प्लस r2 लिखूं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा सही फॉर्म में लाने के लिए r1 प्लस r2 ही लिख देता हूं। वैसे तो r2 प्लस r1 है, पर r2 प्लस r1 और r1 प्लस r2 में कोई डिफरेंस नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे की कहानी देखो। अब ये जो माइनस नेगेटिव है इसको उठा के इधर लाके पॉजिटिव कर देंगे। वी ए बी r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2, ये पॉजिटिव हो गया और इसको उधर ले जाके नेगेटिव कर देंगे। इज इक्वल टू ये पहले ये पूरा लिखेंगे e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 r2, ठीक है, ये पूरा लिखेंगे। फिर ये i माइनस i, ये अपना डायग्राम भी कंप्लीट है, ये सब हटाओ। अब यहां से क्या डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। पूरे पे डेरिवेशन आ गया, ये आ गया। अब यहां पर बी ए बी छोड़ दो केवल और इसको उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर और ये नीचे, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ब्रैकेट में ये पूरा आ जाएगा e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 r2, एक तो ये आ जाएगा और माइनस i, ये तो ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर चला गया ये नीचे चला गया। यहाँ पे क्या रह गया वी ए बी। अब इसका दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी ए बी इज इक्वल टू इससे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, r1 r2 से r1 r2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 प्लस r2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा माइनस i और इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। बहुत ध्यान से देखना, वीडियो है बहुत आसान है, एक बार दो बार तीन बार कितनी बार भी देखो, ठीक है। लाइव पढ़ाने में तो क्या एक बार देखा काम खत्म, दो बार देखा काम खत्म, वीडियो में आप कितनी भी बार देख के इसको समझ सकते हो। तो इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होगा, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करके ये लिखा है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करके ये लिखा है। अब ये जो इक्वेशन आई है मेरे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है, पर अगर मैं इक्विवेलेंट की इक्वेशन बनाऊं, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी मैंने इक्विवेलेंट की इक्वेशन बनाई थी, तो वो इक्वेशन होती है क्या बच्चों, वो समझो। वी ए बी उस इक्वेशन से आएगा ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ये आप जाके सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, अगर मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ दोनों का, जो दो सेल है उनका ई इक्विवेलेंट मानता हूं और रेजिस्टेंस भी आर इक्यू मानता हूं, तो मेरे पास यही इक्वेशन फिर ये बनेगी। इसका डायग्राम भी मैं बना सकता हूँ। ए पॉइंट, यहाँ पर सिर्फ एक सेल लगेगा ई इक्विवेलेंट, यहाँ पर केवल एक रेजिस्टेंस लगेगा आर इक्विवेलेंट और करंट फ्लो होगी इसमें आई। दो सेल हटाने के बाद एक सेल मान लेंगे हम, और वो जो सेल होगा उसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट होगा और आर रेजिस्टेंस जो होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो आर इक्विवेलेंट होगा। तो इसकी कॉमन इक्वेशन ये बनेगी। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर दें, कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो जब आप कंपेयर करोगे आपके पास क्या मिलेगा वो यहाँ लिखेंगे, वी ए बी इक्वल इक्वल, ये जो पूरा है ये पूरा ई इक्विवेलेंट हो जाएगा। ई इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, एक बात, ठीक है, और माइनस I और R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो हमारे पास इस पूरे में E इक्विवेलेंट भी आ गया और R इक्विवेलेंट भी आ गया। ध्यान से समझ लिया, ये कॉमन इक्वेशन है, सीरीज में मैंने आपको निकालना सिखा दिया था, यहाँ भी बता दिया है।
इनको कंपेयर करके E इक्विवेलेंट आ जाएगा, माइनस I को छोड़ दो, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब क्या है बच्चों, एक संकट की बात है, एक प्रॉब्लम है, क्या है वो समझना। ये जो फॉर्मूले आए हैं ये ओनली फॉर 2 सेल्स हैं। पहली बात, केवल 2 सेल ही लगाए थे ना मैंने कॉम्बिनेशन में, तो 2 सेल के लिए ही है ये फॉर्मूले। अगर n सेल लगा दूंगा तो क्या होगा बताओ, इस फॉर्मूले से कोई बता सकता है कि n सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा? कोई बता ही नहीं सकता। आप बता दो चलो इस फॉर्मूले से, ये तो 2 सेल का फॉर्मूला बन गया। अब n सेल होते तो क्या होता, नहीं बता सकते ना। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझा देंगे पूरी तरीके से। तो बच्चों फॉर n सेल्स ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होते, ये फॉर्मूले केवल 2 सेल के लिए हैं। n सेल के लिए फॉर्मूला होता है E अपॉन R का, और ये होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और ये जाता है n तक, En अपॉन Rn। जब आप n सेल हो, 2 से ज्यादा सेल हो, तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है। डायरेक्ट E नहीं निकलता इसमें डायरेक्ट E का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इस R को यहाँ, या तो फिर यहाँ से हटा के यहाँ मल्टीप्लाई करके बताओ, तब आप डायरेक्ट E बता सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्ट इक्विवेलेंट आ गया, E इक्विवेलेंट, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे R इक्विवेलेंट, लेकिन आप इस फॉर्म में याद करोगे दिक्कत आएगी। आप इस फॉर्म में इसको याद रखो, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डैश 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 En अपॉन Rn। तो एक फॉर्मूला तो ये, और एक है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 कहां तक जाएगा, प्लस 1 अपॉन Rn। तो ये 2 फॉर्मूले अगर आप याद रखते हो, अब कितने भी सेल आपको दे दिए जाएं, आप इन इक्वेशन से R इक्विवेलेंट यहां से निकालोगे, यहां से R इक्विवेलेंट आ गया, यहां रखोगे तो E इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन 2 फॉर्मूले का यूज करना, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं ऐसे n सेल लगा दूं, इफ E1 इज इक्वल टू E2, सबके EMF इक्वल हो E के, और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल हो R के, तब क्या होगा? तब इक्वेशन देखो, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, पहले 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, पहले यही निकलता है, पहले R इक्विवेलेंट निकलता है। तो 1 अपॉन R1 की जगह R ही आएगा, प्लस 1 अपॉन R2 की जगह भी R आएगा, प्लस 1 अपॉन R कितनी बार जाएगा, n टाइम्स, n या m कुछ भी ले सकते हो आप। तो अगर मैं इसको n टाइम्स ऐड करता हूं, क्या आएगा, n अपॉन R, और R इक्विवेलेंट अगर निकालूंगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, R अपॉन n। तो एक काम हो गया, R इक्विवेलेंट आ गया। अब मुझे निकालना है E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, यही फॉर्मूला था। अब सबका इक्वल है E के, तो E अपॉन R प्लस E अपॉन R कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये n टाइम्स जब इसको ऐड करोगे n E अपॉन R। अब R इक्विवेलेंट कितना है, R अपॉन n, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R अपॉन n, ये मैं वैल्यू डाल दिया R इक्विवेलेंट की, इज इक्वल टू n E अपॉन R, n E अपॉन R। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n E अपॉन R इंटू R अपॉन n, n से n कट हो जाएगा, R से R कट हो जाएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास मान लो 2 वोल्ट के 10 सेल्स हैं और आपने सबको पैरेलल में लगा दिया। 2 वोल्ट के 10 सेल हैं आपके पास और सबको पैरेलल में लगा दिया, तो आपको जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो भी 2 वोल्ट का ही होगा केवल। समझ गए? तो आपने जितने सेल लगाए हैं ना, सब जो इक्वल ईएमएफ के थे, तो उसमें फिर हमको केवल एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही मिलता है ई इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट हमें आर अपॉन एन मिल जाता है, जो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस था वो पहले से एन टाइम्स कम हो जाता है।
तो इसको आप समझिए सारी बात, आर इक्विवेलेंट इसे 1/r करके निकालो और ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट ई अपॉन आर करके निकालो। एक थर्ड पॉइंट और है इसका। थर्ड पॉइंट में यह अब करंट कितनी फ्लो होगी, अब करंट कितनी फ्लो होगी, तो करंट के लिए हमने इक्वेशन पहले ही बना रखी है, I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। इसमें वैल्यू डाल दो, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ई, कैपिटल आर तो एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो है जो हम बाहर लगाते हैं, आर इक्विवेलेंट कितना था ये लिखा है यहाँ पे आर अपॉन एन, तो करंट आ जाएगी ई और एन एलसीएम आएगा एन आर प्लस स्मॉल आर, ये एन ऊपर चला जाएगा एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर। इतनी करंट इस कंडीशन में फ्लो हो रही होगी पूरे सर्किट के अंदर, टोटल करंट। तो ये आपके 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट, एक तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन सेल के लिए, 2 सेल के लिए तो हमने पूरा डेरिवेशन किया ही था, पर एन सेल का फॉर्मूला भी आप याद रखना, और अगर ये कभी डेरिवेशन आ जाता है तो आप उनको दोनों फॉर्मूले को भी लिख देना साथ में कि अगर एन सेल होंगे तो हम इस फॉर्मूले को, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ ये जरूर है, इसको वीडियो को आप 1-2 बार देखो और इसको ध्यान से समझो, अपने नोट्स से टैली करो इसको बार बार, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा।